आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिज्म और साम्यवाद के बारे में। तो कम्युनिज्म होता क्या है? ये सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इन विच प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द स्टेट और community and all citizens share in the commonwealth more or less according to their need. Now अगर हम लोग कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की बात करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी तो कम्युनली ओन्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है, और कह सकते हैं बाय द स्टेट और कम्युनिटीज ओन्ड होगी, बट और भी इसके मतलब हैं। तो हम लोग इसे जानने से पहले अगर हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जर्मन फिलोसोफर और हिस्टोरियन कार्ल मार्क्स का। इन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ कम्युनिज्म यानी फादर ऑफ साम्यवाद। ही रोट अ वेरी पॉपुलर बुक इन 1847 नेम्ड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो कहते हैं, और जो लोग इनकी आइडियोलॉजी यानी इनकी विचारधारा को मानते हैं, हम उन्हें मार्क्सिस्ट कहते हैं, मार्क्सिस्ट। तो इनके साथ एक नाम और जुड़ता है जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि कम्युनिज्म की पूरी परिभाषा क्या है। तो कम्युनिज्म रेफर्स टू द वैनिशमेंट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस फ्रॉम द सोसाइटी and people sharing all the things equally with equal status. The idea or ideal communism was that there should not be any discrimination. Okay. There should not be any kind of exploitation or social inequality. Now, what can be type of discrimination? Like women being dominated by men, जिसे हम लोग पैट्रियार्की बोलते हैं। कई बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसे हम लोग रेसिज्म बोलते हैं, और कई बार क्लास एक्सप्लॉयटेशन होता है और क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसे हम लोग क्लासिज्म बोलते हैं। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी मानी जाती है जो प्रोवाइड करती है इक्वल स्टेटस हर एक इंसान को विद द अपॉर्चुनिटी टू यूज द रिसोर्सेज इक्विटेबली। Communism also means an extensive outlook for the betterment of the society. The symbol of communism is hammer and the sickle, क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है। अब इसमें हैमर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हैमर रिप्रेजेंट करता है अर्बन वर्कर्स को, एंड द सिक्कल रिप्रेजेंट द फार्मर्स और द पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब क्या होता है? पीजेंट्स का मतलब होता है लैंडलेस फार्मर, जिनकी खुद की कोई जमीन नहीं है लेकिन वो लैंड ओनर्स के अंडर फार्मिंग करते हैं, उन्हें हम लोग पीजेंट्स बोलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सोशलिज्म यानी समाजवाद और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि सोशलिज्म जो है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम से ज्यादा रिलेट होता है, लेकिन जबकि कम्युनिज्म इज रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बोथ सिस्टम। नाउ एक और है जैसे कि सोशलिज्म स्टेट that distribution of goods and services should take place according to the individual's production efforts, whereas according to communism the distribution should take place according to the individual needs. That is the difference. और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो उसमें है जैसे कि कैपिटलिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिज्म का कोई रोल नहीं होगा, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जबकि कैपिटलिज्म कैन एग्जिस्ट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। नाउ एक और है जैसे कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी डज नॉट रिक्वायर मेनी पीपल टू कंट्रोल द इकोनॉमी, जबकि मैनी पीपल कैन कंट्रोल द इकोनॉमी इन द सोशलिस्ट सोसाइटी। फिर आता है कम्युनिज्म
In the communist economy, the power is concentrated in the hands of people centrally. जबकि socialism, in the socialist economy, the power is mainly in the hands of the workers. तो ये सारे डिफरेंस है. अब हम लोग जैसा कि हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का नाम आता है. ये माना जाता है कि इन दोनों ने एक कम्युनिज्म को एक मूवमेंट और एक आइडियोलॉजी दोनों के तौर पर ढूंढा है. जैसे कि पता है कि कार्ल मार्क्स तो फादर ऑफ कम्युनिज्म है. तो कम्युनिज्म वाज डेराइव्ड आउट ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट, इंस्पायर्ड बाय द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो and operationalized after the Russian Revolution under the leadership of Vladimir Lenin. So, communism postulates theoretically a society in which property is communally owned and hierarchies based on status or birth are eradicated. अब हम लोग बात करते हैं सिद्धांतों के बारे में. कम्युनिज्म के कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बहुत सारे सिद्धांत हैं जो इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से अलग करते हैं. तो कम्युनिज्म हेल्ड्स फर्मली टू द बिलीफ दैट द कम्युनिस्ट पार्टी मस्ट हैव द मोनोपोली ऑफ पावर. यानी हम लोग कह सकते हैं इसका एक सिद्धांत ये है कि मोनोपोली ऑफ पावर होना चाहिए, जो कि है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी. और ये लेकिन ऐसा कई देशों में देखा गया कि कुछ अदर पार्टीज भी हैं बट उनके पास कोई पावर नहीं है और वो कोई फंक्शनल नहीं है और वी कैन से अनफंक्शनल है. तो हम लोग द कम्युनिस्ट पार्टी डेराइव इट्स legitimacy from its claim to have the sole ownership of the theoretical and practical, where result to build a socialist and the communist society. What resulted was a dictatorship of the party over the proletariat and all others, rather than a dictatorship of the proletariat. अब यहाँ प्रोलिटेरिएट का मतलब है श्रमजीवी और वर्किंग क्लास. तो इसमें एक तरीके से जो थ्योरेटिकली है वो ये है कि डिक्टेटरशिप होना प्रोलिटेरिएट का, यानी जो वर्किंग क्लास है, यानी जो श्रमिक जीवी. बट होता ऐसा नहीं है. होता ऐसा है कि डिक्टेटरशिप एक पार्टी की हो जाती है ओवर द प्रोलिटेरिएट. फिर दूसरा इसका सिद्धांत है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म. ये भी डिफाइनिंग फीचर भी कहा जाता है कम्युनिज्म का. थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एंटेल्ड इलेक्टिंग पार्टी बॉडीज ऑन ऑल फ्रंट्स, गिविंग प्राइमेसी टू मेजॉरिटीज द राइट टू डिस्कस एनी इशू टिल अ सेटलमेंट हैड बीन रीच्ड एंड द unwavering adoption of the decision once made. In reality, all party elections were generally corporations or appointments. As such, democratic centralism was more synonymous with bureaucratic centralism, with its rigid centralization, hierarchies, and lack of tolerance for disagreement. फिर आता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट एज वन ऑफ इट्स फंडामेंटल टेनेट्स द ओपिनियन दैट टू एक्सटिंग्विश कैपिटलिज्म. मतलब कैपिटलिज्म के तो विरोध में रहता ही है कम्युनिज्म. इट इज नेसेसरी टू हैव पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. यही एक मेजर डिफरेंस भी है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में. दिस जनरली ट्रांसलेटेड टू द स्टेट ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. कम्युनिस्ट आल्सो बिलीव that an economy that was centrally designed and controlled was more likely to be fair
and effective. Countries like Yugoslavia, however, began to experiment with market socialism, and China subsequently not only marketized but also began to privatize. एक फीचर और है द सेंस ऑफ कनेक्शन टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट which conjoined people from across the world in an unified cause. मतलब जो कम्युनिस्ट मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो रहा है, ये एक तरीके से एक दूसरे यूनाइटेड होंगे, एक कम्युनिस्ट कंट्री दूसरी कंट्री से यूनाइटेड रहेगी, ये भी इसका एक फीचर है. देन एक फीचर ये है कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ सोसाइटी फ्री ऑफ क्लास और स्टेट एज envisioned by Marx and Engels, Frederick Engels and Vladimir Lenin. अब हम लोग आते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और वी कैन से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. मार्क्स employed the term communism, साम्यवाद, to connote a working class movement in a capitalist society, as also the instantiation of a society as an outcome of this movement. मतलब साफ साधारण शब्दों में समझें तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें वर्किंग क्लास या प्रोलिटेरिएट क्लास का मूवमेंट होना और उससे एक ऐसी सोसाइटी का बनना जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, वही कम्युनिज्म है. तो together with Engels, Frederick Engels, he asserted in Communist Manifesto that साम्यवाद कभी भी खिलाफ नहीं है वर्किंग क्लास के, बट रिप्रेजेंट करता है वर्किंग क्लास और प्रोलिटेरिएट श्रमिक जीव जो होते हैं उनके अधिकारों का, उनके इंटरेस्ट का. ये उनका कहना था. उनका ये भी कहना था कि he believed that political emancipation was incomplete without a complete overhaul of a material conditions of humanity at a large. According to Marx, comprehensive freedom can be attained by focusing on the sphere of production, distribution and exchange. Marx stressed the potential that was latent in praxis. The essential human trait for him lay in productive activity rather than in mere contemplation. इसमें अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो मार्क्स का ये मानना था कि ह्यूमन की जो सबसे अच्छी ट्रेट और इसेंशियल ट्रेट हो सकती है वो ये हो सकती है कि ह्यूमन को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगना चाहिए चिंतन की बजाय. नाउ कई बार हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई, तो इसका भी कारण माना जाता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को. तो इसका कहना है कि कैपिटलिज्म हैज बिकम द सोल दैट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एलिनिएशन अमंग द वर्कर्स और वर्किंग क्लास. वंस वर्कर्स बिकेम कॉन्शियस of the positive factors that have impoverished them. एक बार जब वर्किंग क्लास को ये अंदाज हो जाता है, ये पता लग जाता है कि वह गरीब क्यों है, तो वह इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकता है. दिस इज व्हाट इज सेलिब्रेटेड बाय द कम्युनिज्म. दिस रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस, क्रांतिकारी, बाय द प्रोलिटेरिएट, क्रांति आना, प्रोलिटेरिएट यानी वर्किंग क्लास के द्वारा, that will actualize world from which capitalism has been ejected. अब हम लोग आते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जिन उपाय यानी जिन मेजर्स के बारे में कहा गया. तो मार्क्स ने कुछ 10 मेजर्स के बारे में कहा है, जिसमें प्रोलिटेरिएट्स जब जीत जाते हैं बोर्गीज एक मिडिल क्लास के लिए एक टर्म यूज करा गया है. हालांकि वैसे जो प्रोलिटेरिएट है, जो वर्किंग क्लास है, जो श्रमजीवी हैं, उनकी लड़ाई पूंजीवाद से, बट
इसमें जो मेन विलन है वो है बोर्गीज। बोर्गीज क्या है? ये एक मिडिल क्लास के लिए भी टर्म यूज कर सकते हो और कर सकते हो क्लास ऑफ ओनर्स के लिए। जैसे कि मान लो कोई जमीन है जो कि जिसका ओनर यानी मालिक है, जो कि बहुत ज्यादा रिच नहीं है, बहुत ज्यादा रिच क्लास में नहीं आता वो, और एक जो लैंडलेस फार्मर है जो उसकी जमीन पर काम करता है। लड़ाई उन दोनों के बीच की है। वो हो गया प्रोलिटेरिएट क्लास का जो कि पीजेंट्स था, और जो लैंड ओनर हो गया वो हो गया बोर्गीज क्लास। ये टर्म का यूज करेंगे। तो जब जो प्रोलिटेरिएट यानी श्रमिक जीवी लोग हैं, जब वो अपनी बोर्गीज क्लास पर विजय पा लेते हैं तो उन्हें क्या 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 सिद्धांतों को या क्या क्या उपायों को करना चाहिए। नाउ जैसे कि एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन लैंड एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल रेंट्स ऑन लैंड टू पब्लिक पर्पसेस। मार्क्स बिलीव्ड दैट लैंडलेस पीजेंट्स, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे किसान, मस्ट बी कलेक्टिवाइज्ड ऑन द एस्टेट्स ऑफ देयर फॉर्मर लैंडलॉर्ड। जब वह जीत जाएं तो जो उनके लैंडलॉर्ड जो पहले वाले थे उनकी जायदाद पर इकट्ठा अपना अधिकार करना। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसका सामुदायिक स्वामित्व करना। जब अदर वर्ड्स में जैसे इसे कहें तो कम्युनिस्ट सोसाइटी वुड ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना है टू प्रॉपर्टी दैट इज कम्युनली ओन्ड। तो ये ट्रांजिशन होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी इन लैंड जमीन, उसे कम्युनली ओन्ड यानी सामुदायिक स्वामित्व करना। फिर दूसरा क्या हो सकता है? एक हैवी प्रोग्रेसिव और ग्रेजुएटेड इनकम टैक्स। इसमें इसको क्या है, इसका मतलब क्या है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम है उस पर उतना ज्यादा टैक्स इम्पोज करना, और क्रम वर्धी कर। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी की, ये माना जाता है कि इनइक्वालिटीज होनी ही है। क्यों होनी है? क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो वर्किंग क्लास यानी जो लेबर क्लास है यानी जो प्रोलिटेरिएट है यानी जो श्रमिक जीव है, उनमें स्किल्स की अनइक्वालिटी होती ही है, और इस स्किल्स की अनइक्वालिटी होने की वजह से इनकम की अनइक्वालिटीज होती ही है। तो कुछ स्पेशलाइजेशन भी मानी जाती है स्किल्स के अमाउंट। तो जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है उसे इक्वलाइज करने के लिए ये उपाय मार्क्स ने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। फिर आता है एबोलिशन ऑफ राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब विरासत के अधिकार का अंत। इस प्रिंसिपल का एम है ये अचीव करना वेल्थ इक्वलिटी को, धन की समानता को लाना जो लोग गुजर गए उनके जाने के बाद। इसमें क्या है? अ प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाज द गाइडिंग आइडिया फॉर मार्क्स। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर द पुअर इज एन इमीडिएट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी gradual evolution of the distinction between town and country. Marx observes that the abolition or eradication of the antagonism between the town and country is one of the first condition of the communal life. फिर आता है 6th, free education for all children in public schools. समाप्ति करना चाइल्ड लेबर की समाप्ति करना। आज की जो मौजूदा हालात है उनमें कॉम्बाइन करना एजुकेशन को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। ये सारे मार्क्स के कुछ क्लियर मेजर और सिद्धांत थे। उनका ये भी कहना था कि एजुकेशनल सिस्टम जो आज अभिव्यक्त हो रहा है स्कूल में, वो
अप्रवेशित है, रहना चाहिए, या तो गवर्नमेंट या चर्च के द्वारा। अप्रवेशित मतलब इन लोगों का रोल नहीं होना चाहिए। People themselves should formulate the guidelines about the running of the schools. Now, 7th, extension of factories and instruments of production owned by the state. तो इसमें क्या है, the bringing in cultivation of wastelands and the improvement of the soil generally in accordance with a common plan. फिर आता है 8, equal liability to all of all to labor. Establishment of industrial armies, especially for agriculture. The inability to work on account of age or disability. The privilege not to work has been abolished by this principle. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग वर्क नहीं कर पाते हैं, चाहे वो उम्र या फिर डिसेबिलिटी के कारण, लेकिन उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, विशेष अधिकार नहीं मिलेगा कि भाई आप काम नहीं कर पा रहे हो, ये कोई वो नहीं हुआ। देन आता है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इमिग्रेंट्स एंड रेबल्स। मतलब कॉन्फिस्केशन क्या है, राज्यस्थीकरण या जब्ती कर लेना ऐसे लोगों की जो देश को छोड़कर चले गए। तो जब क्या हुआ कि जब प्रोलिटेरिएट क्लास की कई बार जीत के बाद भी चुनौती देना कुछ सेक्शंस बोर्गीज क्लास के द्वारा, तो ये माना गया कि उन क्लास को पनिशमेंट देने के लिए ये एक सिद्धांत है। फिर है सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रेडिट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट बाय मींस ऑफ नेशनल बैंक विद स्टेट कैपिटल एंड एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली। थ्रू द control of credit, the state can take an informed decision about which parts of the economy should be strengthened and which ones would wound up because of non-performance. Thank you.